हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज। अब हमारा समाज कैसा था पहले के समय में, हमारे इतिहास में कैसा लिखा गया हमारे समाज को, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः भट्ट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। वे क्षेत्रीय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। साहित्यिक परंपरा के अनुसार इन वृत्त रचनाओं के रचयिता कृषि व्यास थे, जिन्होंने श्री गणेश से यह ग्रंथ लिखवाया था। दूसरा पॉइंट है धर्मशास्त्रों व धर्म सूत्रों के 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका। अब जो हमारा धर्म है वो 4 वर्गों में बांटा गया है: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। अब जब इन 4 वर्गों को बांटा गया है तो इनके काम भी अलग अलग हैं। जैसे ब्राह्मण ये वेद पढ़ता है, वेदों का अध्ययन करता है, लोगों को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, यज्ञ करता है, दान लेता है, ये सब किया जाता है ब्राह्मण। जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो युद्ध करना, लोगों को के साथ न्याय करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, ये सब क्या करते हैं क्षेत्रीय लोग। जो वैश्य लोग थे वो वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, कृषि करना, गौपालन, मजदूरी, व्यापार, ये सब किया करते थे। और जो शूद्र थे, शूद्रों के साथ तो बहुत बुरा हाल था। ये इन तीनों की सेवा करते थे, और इन जो शूद्र थे उनके साथ एकदम गंदा व्यवहार करते थे, उनके साथ गलत गलत काम करते थे। इनसे नालियाँ साफ़ करना, कूड़ा उठवाना, जो मरे हुए लाश थे उन सब को उठवाना, ये सब इनके साथ किया जाता था शूद्रों के साथ। क्योंकि जो ब्राह्मण थे ना वो कहते थे कि ना हम ब्राह्मणों का जो कहना था ना कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए, और जो क्षेत्रीय लोग हैं ये ब्रह्मा जी के कंधों से उत्पन्न हुए हैं, और जो वैश्य लोग हैं वो ब्रह्मा के कमर से उत्पन्न हुए हैं, और जो शूद्र है वो ब्रह्मा के पैरों से। तो इसलिए शूद्रों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है। तो अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो इसका तीसरा पॉइंट है पितृवांशिकता का अर्थ उस परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से है। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवांशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है। अधिकतर राजवंश पितृवांशिकता के अनुसार करते हैं। अब जो ये पितृवांशिकता है ये आज से नहीं, महाभारत काल से चलता आ रहा है। हम आज भी देखते हैं जो हमारे पिता का है वो पुत्र को मिलेगा, और जो पुत्र का है फिर उसके पुत्र को मिलेगा। तो ये आज से नहीं, महाभारत काल से ये पितृवांशिकता चलती आ रही है। और इसका चौथा पॉइंट है गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। अब ये तो अभी भी है कि भाई हमें लड़कियों को शादी करने के बाद पिता का जो गोत्र होता है, जो सरनेम होता है, वो हटा के पति का सरनेम लगा दिया जाता है, और एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं करते हैं। अगर एक लड़की का गोत्र अलग है तो एक लड़के का गोत्र भी अलग होगा, तभी उन लोगों की शादी होती है, और ये अभी भी चलता आ रहा है। जो 5वां पॉइंट है मनुस्मृति में चांडाल के कर्तव्यों की सूची मिली है। इसका 6वां पॉइंट है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकारों को अपने स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं
और बाकी को निंदित माना गया है। जो हमारे धर्मशास्त्रों में 8 विवाह के रूप हैं उसमें से 4 को सर्वश्रेष्ठ और बाकी की निंदित माना जाता है, बेकार माना जाता है। बल्कि जो 7वां पॉइंट है, स्त्रियां पौत्रिक संसाधनों से हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती है, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता है। जो हम कभी मांग नहीं करते, जो लड़कियां होती हैं कभी वो ज़मीन में हिस्सेदारी नहीं मांगती हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि उनका स्वामित्व नहीं है, उनका हक है उन पे, ये कहा गया है। 8वां पॉइंट, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए क्षेत्र विषय की कहानियाँ इसमें समाहित कर ली गई थी। इनकी अनेक पूर्ण व्याख्याएं की गई हैं। इन महाकाव्यों में मूर्ति, नृत्य कला व नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की। जो हमारे महाभारत ग्रंथों में है, जो हमारा ग्रंथ है उसमें मूर्ति कला, नृत्य कला, नाटकों को एक अच्छे रूप में देखा गया है। जो नाटक, मूर्ति, इन सबको उपहार दिया जाता था, इन लोगों का सम्मान किया जाता था। और 9वां पॉइंट है, मातृवांशिकता शब्द का उपयोग हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी हो। अब हम देखते हैं 10वां पॉइंट, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र है, कुल तथा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों को कहा जाता है। 11वां पॉइंट है, आरंभिक उपनिवेशों में से एक बृहदारण्यक उपनिवेश में कई लोगों को अनेक मात्र नामों से निश्चित किया गया है। 12वां पॉइंट है, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षेत्रीय राजा हो सकते हैं, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्गों से भी हो सकती है। तो हमारा चैप्टर यही होता है कंप्लीट। ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं और ये सिर्फ आपको पेपर में हेल्प देने के लिए, ताकि आप पेपर में जाओ तो इसको एलुब्रेट करना, ठीक है। सो थैंक यू।